Hello students, hope you have completed the worksheet given to you earlier. आपने वर्कशीट पूरी कर ली होगी डाटा हैंडलिंग से। आपको रेंज, मीन, मीडियन, मोड क्लियर हो गए होंगे। बार ग्राफ का भी एक क्वेश्चन दिया था, हो सकता है आप में से कुछ एक ने नहीं किया, कुछ ने किया लेकिन उसे ग्राफ शीट के ऊपर नहीं किया। तो बार ग्राफ का क्वेश्चन जो है, अगर आप ग्राफ शीट के ऊपर करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है बेहतर होगी और आपको चीज़ें समझने में आसानी भी रहेगी। बार ग्राफ हम ऑलरेडी क्लास 6 में भी कर चुके हैं। आज भी मैंने आपको थोड़ा सा जो काम दिया था इससे पहले वो आपने किया होगा बार ग्राफ के साथ। आज हम बार ग्राफ को एक अलग तरह से देखने की कोशिश करेंगे। हम दो डाटा को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसका पर्पस क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, राम और श्याम। हम चाहते हैं कि हम उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। या मान लीजिए आपने दो एग्ज़ाम दिए, टर्म 1 का, टर्म 2 का। अब टर्म 1 के मुकाबले में टर्म 2 में आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आई या कोई आपकी ग्रोथ जो है नेगेटिव हो गई, नीचे की तरफ चली गई। उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम डबल बार ग्राफ आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो वही है कि हमें सबसे पहले तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार ग्राफ होता क्या है और उसमें उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है। तो बार ग्राफ, एज यू नो, इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। इनकी जो लेंथ डिपेंड करेगी, ये जो हमारी बार्स बनेंगी इनकी जो लेंथ डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी कि हमारे पास वो डाटा कितना बड़ा या कितना छोटा है और हमने जो स्केल लिया है वो स्केल क्या लिया है। ये स्केल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बार ग्राफ की प्रेजेंटेशन में। तो इस स्केल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके ग्राफ शीट में यहाँ पे जो सेंटीमीटर्स होंगे, जैसा आप जानते हैं हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी। जैसे ये बार ग्राफ हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है। तो वर्टिकल बार ग्राफ में ये डिपेंड करेगा कि हमारा 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डाटा छोटा होगा तो हम 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा होगा तो 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर ले सकते हैं, थोड़ा और बड़ा डाटा होगा 1 सेंटीमीटर 100 के बराबर, 1000 के बराबर, 500 के बराबर, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन उससे जो हमारा बार ग्राफ बनना चाहिए वो देखने में अच्छा हो, इसको एक्सप्लेन करे डाटा को अच्छे से, तो उसका ध्यान रखना है। तो 1 यूनिट लेंथ दैट कैन रिप्रेजेंट 1, 10, 100, इवन 1000, इवन 10,000, इवन 1 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम इस डबल बार ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक डाटा ले रहे हैं। ये मैंने आपके एक्सरसाइज से ही एक क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज 73, एक्सरसाइज 3.3। ये जो मैंने डाटा ले रखा है ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। जैसे टर्म 1 में इंग्लिश में 67 स्कोर किया, हिंदी में 72, मैथ्स 88, साइंस 81, सोशल साइंस 73। एंड इन टर्म 2 he scored or she scored 70 in English, 65 in Hindi, 95 in Maths, 85 in Science and Social Science 75। तो अब मुझे देखना है कि मेरे पास स्पेस कितना अवेलेबल है वर्टिकल एक्सिस पे, सो दैट मैं एक सुटेबल स्केल उसके लिए सेलेक्ट कर सकूं। क्योंकि मेरा जो हाईएस्ट नंबर है वो 95 है। तो 95 मतलब अगर मैं 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर ले लूँ तो मेरे को 95 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए होगा। तो उतना तो एक शीट के ऊपर नहीं मिल पाता। तो मैं क्या करता हूँ, स्केल जो है थोड़ा सा चेंज करता हूँ और 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेंथ जो है 10 के बराबर ले लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर में मेरा 100 तक रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ अ सुटेबल स्केल। तो मैंने स्केल चूज़ किया 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 मार्क्स, क्योंकि हमारा डाटा मार्क्स के साथ रिलेटेड है। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, 100 में से उसके स्कोर्स दिए गए हैं। और जैसा आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास है उसमें हम सब्जेक्ट्स को
शो करेंगे या नेम्स को शो करेंगे, ईयर्स को शो करेंगे। जैसा आप जानते हैं बार ग्राफ जब हम बनाते थे क्लास 6 में भी जब हमने बनाया तो 2 बार के बीच में हम गैप छोड़ा करते थे ताकि बार्स अलग अलग नज़र आएँ और उनको समझना आसान हो जाए। अब भी वही है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स के मार्क्स एक साथ दिखाए जाएंगे। अब उसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं, टर्म 1 का बार ग्राफ अलग बनाएं, टर्म 2 का अलग बनाएं। अब अगर ऐसा करते हैं कि टर्म 1 का बार ग्राफ अलग बनाऊं और टर्म 2 का बार ग्राफ अलग बनाऊं यहाँ से और यहाँ से, तो उसको कंपेयर करना, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो दोनों टर्म्स के मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में उनको साइड बाय साइड शो कर देता हूँ। अब जैसे ये इंग्लिश के मेरे फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं जो मैंने ब्लैंक से शो किया है, शेडेड से नहीं किया है, और दूसरा शेडेड से मैंने सेकंड टर्म। इससे मेरे को देखने से पता लग रहा है कि इंग्लिश में उसका स्कोर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से बेहतर है, अच्छा है, ज़्यादा है, राइट। तो इससे उसको कंपेयर करना, उसको समझना ज़्यादा आसान है। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मैं सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ और वर्टिकल लाइन के ऊपर मैं मार्क्स दिखा रहा हूँ। तो टर्म 1 में इंग्लिश में मेरा स्कोर 67 है और टर्म 2 में 70। तो टर्म 1 में मैं क्या करता हूँ, 60 तक तो मैं सीधे जा सकता हूँ। अब अगर आपने ग्राफ शीट को देखें तो 60 और 70 के बीच में आपको 10 स्मॉल डिवीजन नजर आएंगे। देयर आर 10 स्मॉल डिविजन्स। तो 67 मतलब एक स्मॉल डिवीजन अगर मैं 1 लूँ, क्योंकि 1 ही लेना पड़ेगा क्योंकि एक 10 स्मॉल डिवीजन जो है वो 10 के बराबर हैं, तो मैं इससे आगे 7 डिवीज़न अगर काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 67 हो गया। तो ये मेरी हाइट हो गई पहले टर्म की इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं उसके लिए मेरी बार बन गई, राइट। ऐसे ही टर्म 2 में उसके 70 हैं, तो 70 तक तो मेरे को वैसे दिक्कत नहीं है, सामने नज़र आ रहा है, उतनी हाइट तक मैं इस बार को ले जाऊंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस छोड़ना पड़ेगा, गैप छोड़ना होगा, दिखाना होगा, राइट। बस फिर आगे तो आपको पता ही है, वैसे हमारे पास स्केल ऑलरेडी बनी हुई है, उस स्केल के साथ साथ अब हिंदी में 72 ईजिली हम दिखा सकते हैं, 70 और उसके बाद 2 स्मॉल डिवीज़न, और फिर 65, 60 और उसके बाद 5 स्मॉल डिवीज़न। इस तरह से हम इजीली उन सारे सब्जेक्ट्स में दिखा पाएंगे और इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार ग्राफ आप 6th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसको और डिस्कस कर सकते हैं, राइट। इसके साथ फिर वो जो बार ग्राफ बन गया, इसके साथ वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। तो वैसे आप देखने से पता लग जाएगा कि यहाँ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ तो इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, नीचे की तरफ चला गया। यहाँ इम्प्रूवमेंट इससे भी ज़्यादा लग रही है, यहाँ इतना से बड़ा ही, यहाँ इतना ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे भी कम है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, मतलब मैथ्स में इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा है। और अगर आप वैसे भी देखें तो इसके बीच में 3 नंबर की इम्प्रूवमेंट है, इसके बीच में तो है ही नहीं, नीचे चला गया, इसके बीच में 7 नंबर की इम्प्रूवमेंट है, इसमें 4 की है, इसमें 2 नंबर की, तो यही इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा आ रही है। तो मैथ्स की इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा है। फिर कहता है कि किस में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट सबसे कम है, तो यहाँ सिर्फ 2 नंबर की इम्प्रूवमेंट है, बाकी सब जगह ज़्यादा है, तो सोशल साइंस में से सबसे कम है। और नीचे कहाँ गई, हिंदी में 72 थे, 72 से 65 पे आ गए। इस तरह से आप डबल बार ग्राफ को साइड बाय साइड दोनों बार्स को दिखा सकते हैं, उससे इस चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। अब इसके बाद डेटा हैंडलिंग का जो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है, अब हम इसके बाद फ्राइडे को मिलने वाले हैं तो काफ़ी टाइम हमारे पास है, तो आज थोड़ा सा हम चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में भी बात कर लेंगे। चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस क्या चीज़ है? हम कई बार कहते हैं कि आज तो चांस है कि बारिश हो जाएगी, ठीक है ना, आज चांस है कि घर जाके मुझे मम्मा अच्छी सी डिश खिलाएंगे, उनका मूड बड़ा अच्छा था। तो या आज चांस है कि आज की जो फुटबॉल गेम होगी उसमें मैं अच्छा खेलूँगा, राइट। चांस मतलब संभावना, कैसा लग रहा है, क्या होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, आज का मैच अच्छा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हो सकता है वो ना हो, लेकिन हो भी सकता है। हमने एक कॉइन टॉस किया, अब चांस है कि उसमें हेड आए
चांस है कि उसमें टेल आए। ठीक, हम एक डाई फेंकते हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो चांस है कि उसमें हमारे पास 6 नंबर होते हैं। जैसा आप जानते हैं डाई के ऊपर 6 फेसेस, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो चांस है 1 आए, चांस है 5 आ जाए, चांस है 6 आ जाए। क्या 8 आने का भी चांस है? नहीं, 8 तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसके फेसेस के ऊपर नंबर ही 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, तो आज चांस है कि सूरज जो है वो पूर्व से आए, ईस्ट से आए। हाँ बिल्कुल है। क्या सूरज जो है वो वेस्ट से भी आ सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस। ठीक है ना। अगला वर्ल्ड कप क्रिकेट का होने वाला है, इंडिया का चांस है कि वो उसे जीत लेगा। तो क्या ये जरूरी है? हो सकता है ना ही जीत पाए, हाँ चांस तो है, जीतना भी चाहिए, लेकिन हो सकता है ना ही जीत पाए। तो कई बार क्या होता है, हमारे चांसेस पूरे होते हैं, जिसको हम 100% भी कह देते हैं। जैसे आपने 50 के नंबर के टेस्ट में 50 स्कोर कर लिया, आपका स्कोर 100% हो गया, तो आपके 100% चांस भी हो गए। ठीक है ना। तो कई जगह 100% चांस हो सकते हैं, पूरे चांस हो सकते हैं। कई बार होता ही नहीं है, कोई चांस नहीं। जैसे हमने कहा कि डाई फेंके और 8 आ जाए, कोई चांस ही नहीं है उसका। ठीक है ना। कई बार चांस ऐसा होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप का अगला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया जीत जाए, चांस है भी, नहीं भी है। डाई फेंकी, 3 आने का चांस है भी, नहीं भी। ठीक है ना। आप 97 पे आप चाहते हैं 3 आ जाए और आपकी गेम कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो आना जरूरी तो नहीं है। 4 भी तो आ सकता है, 6 भी तो आ सकता है। तो हमारे पास 3 तरह की सिचुएशन बन जाती हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो होनी ही होनी है, सूरज ईस्ट से ही आएगा, वो नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से नहीं आ सकता। ये एक तरह का श्योर इवेंट है। ठीक है ना। एक सिचुएशन ऐसी जो हो ही नहीं सकती, आपने डाई फेंकी और अब आप कहते हैं 8 आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आपके 50 में से 60 नंबर आ जाएं, हो ही नहीं सकता। 50 में से 60 थोड़ी आ सकते हैं, 50 आएंगे या उससे कम आएंगे। तो ऐसे इवेंट्स को हम फिर इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं। और ऐसी भी सिचुएशन है कि जहाँ पे ना तो 0 हो ना 100% हो। जैसे हमने कहा कि इंडिया का अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना, ना तो 0 चांस है ना पूरे चांस है, 100% भी नहीं है। तो इनको हम कहते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये सर्टेन नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राइट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन तीनों चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करने के लिए। पहले कुछ श्योर इवेंट के एग्जांपल्स ले लेते हैं। यू आर ओल्डर टुडे दैन यस्टरडे। आज आप पिछले कल से ज़्यादा बड़े होंगे। उम्र, यहाँ मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े होने का मतलब उम्र में बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, एक दिन तो बड़े हो ही जाएंगे। ठीक है ना। तो ये श्योर इवेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कोई कि आज कोई अगर 10 साल 11 दिन का है तो पिछले दिन जो था वो 10 साल 15 दिन का हो। उम्र बढ़ेगी, कम थोड़ी होगी। तो ये एक श्योर इवेंट है। या बड़ा सर्कल है तो उसका रेडियस भी बड़ा ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर्कल बड़ा लेकिन रेडियस छोटा, सर्कल छोटा रेडियस बड़ा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस भी बड़ा ही होगा। ठीक है ना। सूरज जो है ईस्ट से ही आएगा, ईस्ट से आना श्योर है। राइट। तो ये श्योर इवेंट के कुछ एग्जांपल्स हुए। इम्पॉसिबल इवेंट, हमने एक बैग में वाइट मार्बल या रेड मार्बल डाले हुए हैं। पूरे बैग में एक ही कलर के मार्बल हैं, रेड मार्बल्स हैं, रेड मार्बल। अब मैं उस बैग में हाथ डालता हूँ और एक मार्बल निकालता हूँ। मुझे कहा गया कि बैग में हाथ डालिए, एक मार्बल निकालिए और वो ब्लू आ जाए। क्या हो सकता है भाई? नहीं, क्योंकि उसमें मार्बल कौन से हैं? रेड हैं, तो ब्लू कहाँ से आ जाएगा? तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है ना। हमने डाई फेंकी, मैं 93 पे हूँ और मैं चाहता हूँ मैं सीधे 100 पे पहुँच जाऊँ, तो मेरे को 7 चाहिए। अब 7 तो डाई फेंकने से नहीं आ सकता, 6 तक ही आएगा। मतलब गेटिंग 7 व्हेन वी थ्रो अ डाई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। कोई महीना है, मैं चाहता हूँ इस बार 6 संडे आ जाएं, खूब छुट्टियाँ मनाएं। अब महीने में 6 संडे तो नहीं हो सकते। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम 31 डेज ही होते हैं।
31 डेज़ का मतलब 7 डेज़ का एक वीक होता है, तो 4 ही वीक हुए, तो 4 वीक का मतलब 4 संडे तो होंगे ही होंगे। हाँ, 3 दिन जो बच गए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 संडे और आ सकता है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए हमें 7 दिन चाहिए और दिन तो 3 ही बचे, तो 1 संडे यानी 5 तो हो सकते हैं, लेकिन 6 संडे कभी नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक तरह का इम्पॉसिबल इवेंट ही हुआ। तो अ मंथ हैविंग 6 संडेज इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, अब कुछ लेते हैं कि जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब मैंने कॉइन फेंका, मैं चाहता हूँ हेड आए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है टेल आ जाए। तो ये इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये सर्टेन नहीं है, गेटिंग हेड और ऑन टॉसिंग अ कॉइन। अ मंथ हैविंग 5 मंडेज, मैं चाहता हूँ किसी मंथ में 5 मंडे आ जाएं, हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है 4 मंडे तो आएंगे, 5वां जो है हो सकता है ट्यूसडे, ठीक है ना। तो अ मंथ हैविंग 5 मंडेज इज नॉट सर्टेन, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कल धूप खिल जाए, मम्मा ने कपड़े धो रखे हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं, हो सकता है बारिश ही हो जाए, आपके चाहने से क्या होता है। सो टुमारो विल बी अ सनी डे, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये भी सर्टेन नहीं है। दूसरी टर्म जो हम यूज कर रहे हैं चांस के साथ वो है प्रोबेबिलिटी। आप कई बार ऐसे बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल स्कूल नहीं आ रहा हूं, लेकिन मम्मा तो कहती है जाना है पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी मतलब हो भी सकता है, मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली अगले मैच में सेंचुरी मारेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है 0 पे आउट हो जाए। सो प्रोबेबिलिटी और चांस में फिर फर्क क्या है। चांस में भी वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी में भी यही चीज़ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है कितने चांसेस हैं उसके होने या ना होने के, उसकी मेजरमेंट को हम कह सकते हैं। जैसे अब मैं अगर ये कह दूं कि अगर मेरे पास एक डाई फेंकी जाए तो उसमें 1 आने के कितने चांस हैं, उसकी मेजरमेंट कितनी है, तो वो बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेन हो रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो कितने कितने चांस हैं, उसकी मेजरमेंट को जब हम ले लेंगे तो हम उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी। तो जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2, आधी, क्योंकि आधी ही पॉसिबिलिटी हेड आने की है, आधी पॉसिबिलिटी टेल आने की, 2 ही तो चीज़ें हैं, 2 ही तो आउटकम है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, हाफ हो गई, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं डाई थ्रो करूं तो उसमें 1 आने की भी उतनी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा तो है नहीं कि 1 आने की ज़्यादा हो गई, 2 आने की कम हो गई, 3 की ज़्यादा हो गई, 4 की ज़्यादा हो गई, 5 की कम हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 आने के भी चांस उतने ही हैं, 2 के भी उतने ही हैं, 3 के भी उतने ही हैं। तो अब हमारे पास आउटकम्स कितनी है, 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी हुई वो कितनी हुई, 1 आउट ऑफ 6। 2 की भी कितनी हुई, 1 आउट ऑफ 6। 3 की भी कितनी हुई, 1 आउट ऑफ 6, क्योंकि एक ही फेस पे है ना वो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी डाई के केस में 1/6 रहेगी, 1/6 रहेगी। अब मान लीजिए इवेंट जो है होना ही होना है, ठीक है ना, सूरज ईस्ट से ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, एक ही आउटकम है कि वो आएगा कहाँ से, ईस्ट से, तो पूरी हो गई, 100% हो गई। 100% मीन्स 100 आउट ऑफ 100 यानी 1। तो श्योर इवेंट जब भी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मानी जाएगी, 1, फुल होल 1। और ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, 8 तो आ ही नहीं सकता, 0 चांस है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, अब 0 से कम तो नहीं हो सकती ना किसी चीज़ की, तो 0 से कम नहीं हो सकते, और श्योर इवेंट 1 से ज़्यादा, पूरी प्रोबेबिलिटी, उससे आगे क्या होगा। तो इसलिए ऐसे इवेंट्स जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, राइट। तो इस टॉपिक को हम बड़ी क्लासेस में और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, काफ़ी समय देंगे और काफ़ी कुछ इसमें होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है,
तो जितना है उसे अच्छे से वहाँ बुक में भी पढ़िए, रीड करिए, थॉरली अंडरस्टैंड करिए, और जो मैंने यहाँ बताया है उसे नोट करिए। इन दोनों चीज़ों को, डबल बार ग्राफ को भी, चांस को भी, प्रोबेबिलिटी को भी, इनको नोट करिए, बार बार पढ़िए, वीडियो बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइए, तो हम उसके बाद उस प्रॉब्लम एरिया को फिर से डिस्कस कर सकते हैं। होमवर्क ज़रूर करना है, आपके पास काफ़ी समय है अगले शुक्रवार तक। तो आपने क्या क्या करना है, एक पेज 71 के ऊपर ट्राई दीज हैं, एक पेज 2 के ऊपर एक्सरसाइज 3.3 है डबल बार ग्राफ के ऊपर, फिर एक 74 पेज के ऊपर ट्राई दीज हैं, एक पेज 75 के ऊपर ट्राई दीज हैं, एक पेज 76 के ऊपर ट्राई दीज हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं समझने के लिए कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं ठीक से या नहीं आ रही हैं। और 3.4 एक्सरसाइज जो है ये चांस और प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, तो बड़ा सिंपल सा है, अभी तक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनको अच्छे से समझिए। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो मेरे को उस क्वेश्चन की पिक खींचकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो फिर मैं आपको इंडिविजुअली या ग्रुप में जैसे भी होगा आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा या उसे समझा दूंगा। ये सारा होमवर्क आपको 16 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है। 16 तक आपके जो ये सारा काम है इसको नोट करके और जो होमवर्क दिया है उसे सॉल्व करके मेरे को उसकी पिक सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और जैसा आप जानते हैं मेरा नंबर जो है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो 9418158620, इसके ऊपर आप अपनी क्वेरीज या मेरे को कॉल करके या व्हाट्सएप करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।